हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप अपना त्यौहार भी मना रहे होंगे। हम लोग पिछले सेशन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भारत के प्रधानमंत्री के जो वर्णन किया गया है संविधान में उसको देखा। फिर प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं उसको हमने देखा। फिर प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं इसको भी हमने देखा। आज हम आगे के क्रम में बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री जो होता है उसके पास कौन कौन से विभाग होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री जो है वो उसके विभाग क्या है, फिर मंत्रिमंडल सचिवालय क्या होता है इसके विषय में भी देखा जाएगा। फिर प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है इसको देखा जाएगा आज के सेशन में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है इसको जान लिए, उसके कार्य को जान लिए, उसकी शक्तियों को जान लिए। तो आज ये जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से विभाग होते हैं। आइए देखते हैं। हम लोग हेडिंग डालकर लिखेंगे विभाग जिनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी ऐसा विभाग जिनका अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। लिखेंगे विभाग 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 जिनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, यानी विभाग, ऐसा विभाग जिनका अध्यक्ष क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। देखेंगे हम लोग कौन कौन सा ऐसा विभाग है जिनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है भारत का। तो इसमें पहला योजना आयोग आता था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसका गठन 1950 अप्रैल 1950 में हुआ था। लेकिन योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह पे क्या कर दिया, नीति आयोग ला दिया। तो पहला लिखेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष, क्या, नीति आयोग का अध्यक्ष, जिसका मतलब होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का काम ही होता था भारत में नई नई योजनाओं का सृजन करना। पंचवर्षीय योजना उसी की देन थी। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी वो योजना आयोग के द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना जब 2012 से 17 के बीच चल रही थी, तभी 2015 में प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से उसको स्थगित करके क्या कर दिया, उसके जगह पे योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग ला दिया। ठीक, अब नीति आयोग काम कर रहा है, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा किसका अध्यक्ष होता है, लिखेंगे NDMA। ठीक, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश अपना मिलाते रहिएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान होता है। जब देश में कोई आपातकालीन या आपदा संबंधित मामले होते हैं, ऐसे विभाग का भी आपदा संबंधी, राष्ट्रीय आपदा संबंधी विभाग का भी मामला किसके पास होता है, अध्यक्ष कौन होता है इसका, उस विभाग का भी कौन अध्यक्ष होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे की तरफ लिखेंगे तीसरा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका काम होता है कि योजना आयोग के द्वारा पारित सभी योजनाओं का
योजना आयोग द्वारा पारित सभी योजनाओं का क्या करता है, ये क्रियान्वयन करता है। पहले उसका विश्लेषण करेगा, इसके बाद उसका क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। कौन, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे की तरफ देखेंगे इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। लिखेंगे वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण विभाग जो होता है, इसके मामले का भी अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। फिर लिखेंगे इसमें जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, क्या, जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, यानी जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड। और जनसंख्या नियंत्रण का चिन्ह क्या है, तो आप याद रखिएगा लाल त्रिकोण झंडा। जहां लाल त्रिकोण झंडा दिख जाएगा, वो लाल त्रिकोण झंडा जहां भी दिखेगा उसका मतलब होगा परिवार नियोजन। ठीक, क्या, परिवार नियोजन का कार्यक्रम होगा। जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड का भी अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे की तरफ लिखेंगे राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, छठवां, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण जो विकास कार्य किए जाते हैं, ठीक, उस प्राधिकरण का, ठीक, जैसे लीडा है, लखनऊ लीडा, ये लीडी होता है ना, लीडा, यूपीडा, ठीक, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक। इस प्रकार से जो है सीडा सीतापुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा, ठीक, नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो नोएडा वगैरह, ग्रेटर नोएडा है, बृहद, ठीक, बृहद ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के फुल फॉर्म, ठीक। तो अब जो उनको ये दिया जाता है विकास प्राधिकरण के, तो उस राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे की तरफ लिखेंगे सातवां, सातवां लिखिएगा राष्ट्रीय जन संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जन संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जन संसाधन परिषद, ठीक, जो संसाधनों का बंटवारा होता है समाज में, ठीक, उन संसाधनों से संबंधित जो परिषद है, मतलब इन संसाधनों का जो मंत्रालय है, एक तरफ से कह लीजिए कुछ पार्ट प्रधानमंत्री के पास होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये हैं ऐसे विभाग जिनके अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, आप लोगों ने इसको देखिए। अब आगे हम लोग चलेंगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति क्या भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक तानाशाह है, इसको देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग मंत्रिमंडल सचिवालय का तो अभी बाद में पढ़ेंगे, फिर बीच में ही आगे की तरफ प्रधानमंत्री के सब कार्यों को देखने के बाद भारत के उप प्रधानमंत्रियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग देखेंगे इसमें कि जो प्रधानमंत्री की स्थिति है, क्या प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे, किन किन विभागों का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, ठीक। चलिए आगे की तरफ लिखेंगे प्रधानमंत्री की स्थिति, भारत का प्रधानमंत्री, फिर लिखेंगे प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति, यानी जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी स्थिति क्या है, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की स्थिति, यानी भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, लिखेंगे प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, क्या भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, क्या पीएम वास्तविक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख है, प्रमुख है, ठीक, एक क्वेश्चन है, ठीक। प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, क्या पीएम वास्तविक प्रमुख है, प्राइम मिनिस्टर,
ठीक, किसका? भारत का प्रधानमंत्री के विषय में बात हो रही है कि क्या भारत का जो पीएम है उसकी स्थिति क्या है, या प्रधानमंत्री जो है क्या पीएम वास्तविक प्रमुख है। तो आप नीचे लिखेंगे हाँ प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक प्रमुख है। आप नीचे से लिखेंगे उत्तर में हाँ पीएम वास्तविक प्रमुख है, पीएम वास्तविक प्रमुख है, हाँ पीएम वास्तविक प्रमुख है, प्रमुख है, प्रमुख है। अब बात आती है क्यों है, क्यों, क्यों है, ठीक, क्यों है, कैसे है, ठीक। तो अब उसको हम देखेंगे क्यों है कैसे है, एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। आर्टिकल 74 फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पीएम वास्तविक प्रमुख होता है या वास्तविक क्या है, शासक है, ठीक। यही तो लिखेंगे पहला आर्टिकल 74 फर्स्ट के अनुसार, अनुच्छेद आर्टिकल 74 क्लास फर्स्ट के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार पीएम वास्तविक, वास्तविक प्रमुख है, प्रमुख है, किसका, कार्यपालिका का, ठीक, या शासक है, प्रमुख है, या कोष्टक में लिख लीजिएगा या शासक है, या शासक है, ठीक। आगे की तरफ अब हम देखेंगे कैसे फिर वास्तविक प्रमुख है, दूसरा कारण, तो इसमें दूसरे में लिखेंगे भारत में, भारत में, भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, प्रणाली को अपनाया गया है, अपनाया गया है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, इसको हमने उस दिन भी चर्चा किया था, जहां के संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि पीएम ही क्या होता है, वास्तविक शासक होता है या वास्तविक प्रमुख होता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जहां जहां के संसदीय लोकतंत्र में, जहां के संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में पीएम वास्तविक, पीएम वास्तविक शासक, पीएम वास्तविक शासक आवलिक प्रमुख होता है, आवलिक प्रमुख होता है, होता है। नोट कर लीजिए, जहां के संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, पीएम वास्तविक होता है, क्या वास्तविक, शासक या प्रमुख होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे न्यायालय भी, न्यायालय भी उपरोक्त बातों का समर्थन करता है, उपरोक्त बातों का समर्थन करता है, उपरोक्त बातों का, बातों का समर्थन करता है, समर्थन करता है। जो न्यायालय है, ये जो ऊपर और नीचे जो दूसरा दोनों कारण दिए गए हैं, इसका समर्थन भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अब आगे की तरफ हम लोग चलेंगे और नोट करिएगा कि क्या भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित तानाशाह है, ठीक। निर्वाचित का मतलब भारत का प्रधानमंत्री सिलेक्टेड होता है कि इलेक्टेड होता है, इसको हमने भी बताया है। तो आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रधानमंत्री इलेक्टेड होता है कि सिलेक्टेड होता है, यानी उसको निर्वाचित किया जाता है कि उसको नियुक्त किया जाता है, ठीक। आइए देखते हैं, चलिए। तो आप इतना अगर लिख दे सकते हैं, प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, ब्रिटिश संविधान से हमारी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जहां के संसदीय लोकतंत्र में क्या कहा जाता है कि पीएम ही क्या है, प्रमुख है, ठीक। तो अगर आप ये लिख सकते हैं तो हो जाएगा, ठीक। आगे की तरफ इस क्वेश्चन में लिखेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका होगा मेंस के व्यू से, मेंस के व्यू से ये भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्या भारत का प्रधानमंत्री एक निर्वाचित तानाशाह है, क्या भारत का प्रधानमंत्री एक निर्वाचित तानाशाह है। प्रधानमंत्री की स्थिति फिर लिखेंगे क्या, क्वेश्चन में क्या भारत, भारत का पीएम एक निर्वाचित तानाशाह है, एक निर्वाचित तानाशाह है, निर्वाचित तानाशाह है,
एक निर्वाचित तानाशाह है, तानाशाह है। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक। कह रहा है क्या भारत का पीएम जो है एक निर्वाचित तानाशाह है? चर्चा कीजिए। आंसर, ठीक, आंसर मेंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि जो भारत का प्रधानमंत्री है, ठीक, वास्तविक प्रमुख है लेकिन निर्वाचित तानाशाह नहीं है। ठीक, कुछ तो वास्तविक शक्तियां हैं उसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में, उसकी भारत जैसे देश में, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के तहत नहीं, भारत जैसे देश में अगर देखा जाए तो उसकी भी शक्तियां क्या हैं, कहीं ना कहीं कमजोर हैं। इसलिए उसको हम वास्तविक तानाशाह या निर्वाचित तानाशाह नहीं कह सकते। ठीक, जैसे में हमारे यहाँ एक लिखित संविधान का होना, प्रधानमंत्री निर्वाचित तानाशाह नहीं है, सब कुछ उसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ का एक लिखित संविधान है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। वही ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। ठीक, दूसरी बात में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी है। ठीक, यानी जो कार्यपालिका से अलग काम करने वाली निष्पक्ष, पृथक्करण की बात कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी हमारे संविधान अनुच्छेद 51 में किया गया। ठीक, तो वही है, सॉरी 50 में किया गया। तो न्यायपालिका, और जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र, कार्यपालिका से निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर अलग काम करती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा भारत का प्रधानमंत्री है ये निर्वाचित तानाशाह है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है उससे अलग न्यायपालिका भी काम करती है। फिर आगे देखेंगे तो स्वतंत्र प्रेस जो मीडिया की है, उसकी भी, मीडिया को भी स्वतंत्रता दी गई है। फिर हमारे यहाँ विपक्षी दल का भी नेता होता है। सदन, केवल सदन मतलब सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष नेता भी होता है, विपक्ष पक्ष का जो पार्टी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री निर्वाचित तानाशाही नहीं होता, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी का नेता है, जो विपक्षी नेता है, वो सदन में उसका घेराव भी करता है, उसको प्रश्नों से घेरता भी है, इसीलिए, ठीक, कि वो तानाशाह न बन जाए। वर्तमान में आप देख रहे होंगे बीजेपी पार्टी जो है ये अपना बहुमत की सरकार है, तानाशाही रवैया कभी कभी अपनाती है, तो विपक्ष वाले उस पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद चुनाव का जो प्रावधान है वो भी जनमत है। जनमत का मतलब यहाँ की जनता चुनती है, ठीक, और कोई चुनता नहीं। तो इसलिए भारत का जो तानाशाह है, निर्वाचित, अरे जो प्रधानमंत्री है, निर्वाचित तानाशाह नहीं होता। कहीं ना कहीं उस पर क्या है, पाबंदियां हैं। और देखा जाए तो हाँ, कभी कभी भारत के प्रधानमंत्रियों में शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए जो तानाशाही रवैया अपनाए हैं, जैसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ठीक, ये सब तानाशाह रवैया अपनाए। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद बीच में देखा जाए तो तमाम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो थोड़ा सा कठिन रवैया अपनाए, लेकिन बहुत से कमजोर प्रधानमंत्री भी हुए। ठीक, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जो भारत का मतलब तानाशाह है प्रधानमंत्री, वो निर्वाचित तानाशाह है। आइए लिखते हैं, इसमें लिखेंगे यद्यपि भारत का पीएम वास्तविक प्रमुख है, यद्यपि क्वेश्चन में लिखेंगे यद्यपि भारत का पीएम वास्तविक प्रमुख है, भारत का पीएम क्या है, वास्तविक प्रमुख है। जो यद्यपि भारत का जो पीएम है, प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक प्रमुख है, किसका, कार्यपालिका का। ठीक, लेकिन क्या होता है, और उसकी शक्तियां लिखेंगे, और उसकी शक्तियां काफी व्यापक हैं, व्यापक का मतलब यहां बड़ा से है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा, व्यापक है। फिर भी वह निर्वाचित तानाशाह नहीं है, निर्वाचित तानाशाह नहीं है, निर्वाचित तानाशाह नहीं है। ठीक, नहीं है, क्योंकि उन शक्तियों पर भी सीमाएं हैं,
पर भी सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? नीचे लिखेंगे नंबरिंग करके। ठीक, सीमाएं हैं। पहला क्या सीमा है? लिखेंगे भारत का लिखित संविधान, भारत का लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान। दूसरा लिखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तीसरा लिखेंगे स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र प्रेस। चौथा लिखेंगे स्वतंत्र मीडिया, इसी में आ जाएगा, स्वतंत्र प्रेस में मीडिया भी आ जाएगा। ठीक, अगला लिखेंगे विपक्षी दल। क्या? विपक्षी दल। चौथा वाले पॉइंट में लिखेंगे विपक्षी दल, विपक्षी दल, विपक्षी दल। पांचवें पॉइंट में लिख लेंगे चुनाव और जनमत, चुनाव और जनमत, जनमत। ठीक, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत का पीएम एक निर्वाचित तानाशाह है? चर्चा कीजिए। आप लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में, यद्यपि भारत का जो पीएम है वास्तविक प्रमुख है, यानी वो कार्यपालिका में अगर देखा जाए तो जैसे कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख या कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती। लेकिन अधिकतर उसका यूज करने का काम प्रधानमंत्री करता है, तो इसलिए हम भारत का जो पीएम है इसी को वास्तविक प्रमुख मानते हैं। कहा गया और उसकी शक्तियां काफी व्यापक हैं। जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियों को हमने कल पिछली सेशन में उसको पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में, कि उसके कार्य क्या हैं और उसकी शक्तियां क्या हैं। ठीक, हमने इसको भी बताया था कि अगर प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे या इस्तीफा दे दे तो समस्त मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक, फिर प्रधानमंत्री के कहने से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की शपथ दिलाता है, अन्य मंत्रियों के विभागों को छीन सकता है। तो तमाम तरीके की शक्तियों को हमने देखा, तो वही कह रहा है कि उसकी शक्तियां क्या हैं? काफी व्यापक हैं। फिर भी वह निर्वाचित तानाशाह नहीं है, यानी फिर भी इतनी शक्ति बड़ी है, व्यापक का मतलब बड़ा होना। ठीक, फिर निर्वाचित तानाशाह नहीं है। फिर भी भारत का जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? निर्वाचित तानाशाह नहीं है, क्योंकि उन शक्तियों पर क्या है? सीमाएं हैं। यहाँ पर कह रहा है फिर भी उन शक्तियों पर क्या है? सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? तो पहला है भारत का लिखित संविधान है, यानी भारत के पास लिखित संविधान है, वही ब्रिटेन के पास नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन का जो वहां पर शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास ना होकर मंत्रिपरिषद के पास है। ठीक, तो स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। फिर स्वतंत्र मीडिया भी है, विपक्षी दल का नेता होता है रोकने के लिए। ठीक, चुनाव भी होता है और जनमत के आधार पर, यानी जनता जैसा अपना मत देती है उसी के हिसाब से क्या किया जाता है? ये है। तो इसलिए इससे हम बता सकते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित तानाशाह नहीं है। आगे की तरफ लिखेंगे कि भारत में यदि पीएम के पद पर, ठीक, व्यवहार में अगर देखा जाए तो बहुत बार जो भारत के कई प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने कड़ा रवैया अपनाया, तानाशाही का रवैया अपनाया है। लिखेंगे, आप आगे स्टार बनाकर लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिएगा। इसमें भारत में लिखेंगे, भारत में पीएम के पद को यदि व्यवहार में देखा जाए, यदि भारत में पीएम के पद को व्यवहार में देखा जाए, व्यवहार में देखा जाए, व्यवहार में देखा जाए तो व्यवहार में देखा जाए तो एक और पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए, जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए, ये लोग बहुमत के आधार पर कोई भी बहुत जल्दीबाजी से और भी कड़े रवैये से क्या कोई भी निर्णय लिया करते थे। ठीक, लिखेंगे। वहीं दूसरी ओर
लिखेंगे वहीं दूसरे ओर कमजोर प्रधानमंत्री भी हुए, वहीं दूसरे ओर कमजोर प्रधानमंत्री भी हुए। ठीक, जैसे में बहुत लोगों को देखा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, इसके बाद मोरारजी देसाई, ठीक, तमाम तरीके के लोग हैं, राजीव गांधी हुए। ठीक, उन्होंने भी ज्यादा कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाया। पीवी नरसिम्हा राव, फिर इसके बाद आगे की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें मनमोहन सिंह, तो तमाम तरीके के जो प्रधानमंत्री हैं कहीं न कहीं कमजोर रवैये में भी रहे हैं। ठीक, और मनमोहन सिंह के जो कमजोरी का कारण है आप तो समझ सकते हैं कि सोनिया जी। आगे की तरफ लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, भारत में पीएम की स्थिति संवैधानिक कारणों के साथ साथ लिखिएगा, कारणों के साथ साथ संविधानेतर कार्यों पर भी निर्भर करती है। अब यहाँ पर जो आया है संवैधानिक कारक और संविधानेतर, ठीक, दोनों में अंतर है। संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में जिसका उल्लेख है, संविधानेतर का मतलब है जिसका संविधान से क्या है, उल्लेख नहीं है। कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संविधानेतर संस्थाएं हैं, इसको हमने बताया भी है पहले शुरुआत में क्लासें जाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि संस्थाओं, कौन कौन सी संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ाया है। संस्था होती है, कितने प्रकार की संस्था होती है, स्थायी, अस्थायी, संविधानेतर, संविधानिक, ठीक, तो वो जो है असंवैधानिक कौन कौन सी संस्थाएं हैं, सब पिछली कक्षाओं में संविधान में पढ़ाया गया बहुत पहले। लिखिएगा आगे की तरफ, इसमें यदि व्यवहारिक परिस्थितियों में पीएम के पद, लिखेंगे आगे, यदि व्यवहारिक परिस्थितियों में पीएम के पक्ष में हो, लिखेंगे यदि व्यवहारिक परिस्थितियां पीएम के पक्ष में हो, व्यवहारिक परिस्थितियां पीएम के पक्ष में हो तो भारत का पीएम काफी शक्तिशाली हो जाता है, तो भारत का प्रधानमंत्री काफी शक्तिशाली हो जाता है। आगे की तरफ उसी में लिखेंगे यदि व्यवहारिक परिस्थितियां उसके पक्ष में न हो, यदि व्यवहारिक परिस्थितियां उसके पक्ष में ना हो तो पीएम का पक्ष काफी कमजोर हो जाता है, तो पीएम का पक्ष काफी कमजोर हो जाता है। ठीक, पीएम का पक्ष काफी कमजोर हो जाता है। अब व्यवहारिक परिस्थितियां क्या हैं? व्यवहारिक परिस्थितियां ये हैं कि लोकसभा में वो जो सांसद चुन करके आया है, ठीक, अब लोकसभा में पीएम इसका जो प्रधानमंत्री है उसका लोकसभा से कैसा संबंध है, ठीक, इसको देखा जाएगा। यानी जो लोकसभा में सांसद चुन करके आए हैं, प्रधानमंत्री जो बना है, प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत है या नहीं है। ठीक, अगर बहुमत नहीं होगा, कई पार्टियों के संगठन का पीएम बनेगा, तो कई पार्टियों के जब संगठन का पीएम बनेगा तो सभी पार्टियों को सुनना होगा, नहीं तो एक संगठन भाग जाएगा तो प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगा मामला। तो इसकी स्थिति उस समय देखी जाएगी, ठीक, कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, यानी लोकसभा में पीएम के दल की स्थिति क्या है कि प्रधानमंत्री का कितने हिस्सेदारी लोकसभा में है, उस हिसाब से भी इसी की व्यवहारिक परिस्थिति है, तभी ये निर्णय तानाशाह हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो बीजेपी पार्टी यानी एनडीए का संगठन में आरएसएस है और ये है बीजेपी है, ठीक, एनडीए में बीजेपी और आरएसएस है, जिसमें बीजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बहुमत है, तो इसलिए वो तानाशाह रवैया में है। अगर वही गठबंधन की सरकार होती तो गठबंधन में फिर कैसा होता आप समझ सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि लोकसभा में पीएम के दल की स्थिति क्या है, फिर कह रहा है दल के भीतर जो उसका प्रधानमंत्री का दल है, जिस दल से प्रधानमंत्री बना है, इसमें दल में पीएम की भूमिका क्या होगी, ये व्यवहारिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक, ये व्यवहारिक परिस्थितियां कि यानी जिस दल से प्रधानमंत्री बना है वो दल कैसा है, मजबूत है, कैसा है, उसकी क्या रवैया है, इस चीज के
ये व्यवहारिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, तभी प्रधानमंत्री अपने दल के, जैसे सोनिया गांधी जैसा मिल जाएगा तो मनमोहन सिंह जैसे लोग मौन बैठ करके जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। यानी जिस दल से बने प्रधानमंत्री, उस दल कैसा, उसको निष्पक्ष खुला है, मतलब पूरा खुला छोड़ा है कि उसको पैक करके रखा है मनमोहन सिंह जैसे, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे, तो उसकी बात कर रहा है। फिर जो पीएम है, पीएम का व्यक्तित्व कैसा है जनता के प्रति, ठीक, वर्तमान में जैसे जनता महंगाई से या कुछ राम मंदिर से खुश है, तो कहीं जनता महंगाई से क्या है, डिस्टर्ब है, कभी पीएम को गाली देती है तो कभी इनको शाबाशी देती है। तो इसका जनता के प्रति क्या रवैया है प्रधानमंत्री की, तभी ये तानाशाह रवैया अपना भी सकता है, ठीक। अगर जनता विरोधी है तो फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक। ये डिपेंड करता है यही व्यवहारिक परिस्थितियों की, उसकी लोकसभा में कितना बहुमत है, फिर उस दल में, जिस दल का पीएम बना है उस दल में उसकी स्थिति क्या चल रही है, फिर जो प्रधानमंत्री है उसके जनता के प्रति क्या लगाव है, ये प्रधानमंत्री की स्थिति को दर्शाता है, ठीक। अब मिलते हैं अगली कक्षाओं में आपसे, आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा हमारे इस क्लास को शेयर करें एक दूसरे तक, बेहतरीन तरीके से जीएस पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बताएं, और आप भी पढ़ते रहें। घटना चक्र, यूथ कंपटीशन जितने भी है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के करते रहें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं कमेंट सेक्शन में हमको बताते रहें। अगले बार में हम आपको मिलते हैं उप प्रधानमंत्री के साथ। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।